एक दायरे में सारे सवाल पूछेंगे, एक दायरे में सारी चीज़ करेंगे। और ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आज हम हॉस्पिटल में बैठे हैं और ब्रेन का हॉस्पिटल है, यानी कि हमारे पेशेंट को ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू आ गया, डिसऑर्डर आ गया, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन नाउ, क्योंकि ब्रेन ही वो ऑर्गन है जो सब कुछ बॉडी को चलाता है, सब कुछ करता है। ठीक है, एक तरफ से ये बीमारी, दूसरी तरफ से इस बीमारी का क्या नेचर है, इसके बीमारी के क्या सिम्टम है, क्या साइंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया कि जितना मर्जी, जैसी मर्जी बीमारी है, जो भी है, जो फैमिली का पेन है एक बीमारी की वजह से, एक अपने पेन्स, हर तरह के पेन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर तरह के पेन। तो आज एक जो रियलिटी बन गई है हमारी, जो मर्जी बीमारी है, चाहे डिप्रेशन का पेशेंट है, आप किसके साथ हैं सर? 207। ठीक है, आपके क्या लगते हैं आपके पेशेंट? फ्रेंड है आपका। और उनके बाकी परिवार, वो कहाँ हैं परिवार के सदस्य? वो घर में आते हैं, वो इधर आते हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है आपके फ्रेंड को? यहाँ जिस चीज़ का इलाज चलता है वही, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों का इलाज चलता है, डिप्रेशन का, स्किज़ोफ्रेनिया का, एंजाइटी डिसऑर्डर का, एडिक्शन का, पैरानोया का, साइकोसिस का। आपके फ्रेंड को ड्रग एडिक्शन, सो एडिक्शन। ठीक है, यानी कि जिस बीमारी का नाम भी लेने से हमें परेशानी हो रही है, तो यानी कि वो उसकी एक्सेप्टेंस कितनी मुश्किल होगी। मतलब कोई तो कारण है कि नाम लेने में भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। इतना मतलब दुख है, दर्द है, उससे रिलेटेड शर्म भी रिलेटेड है। हाँ जी, आप क्यों हैं सर यहाँ पे आपके साथ? बैठे बैठे बैठे, क्या प्रॉब्लम है बेटे को? एडिक्शन। ठीक है, आपके बेटे का भी एडिक्शन। आप किसके साथ हैं सर? बैठे बैठे बैठे। बेटा क्या है बेटे को? क्या तकलीफ है बेटे को? उनको ही बोले। हाँ जी, हाँ की प्रॉब्लम है बेटे नू? ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम उस समाज में रहते हैं, जैसे आप बोल रहे थे, उस समाज में रहते हैं जहाँ पे ये कुछ कर लेता है, थोड़ा कर लेता है, गंदी आदत हो गई है, चुप छुपाते कर लेता है। ठीक है, और हम उसको खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, और ना कोई मानता है, ना हम मानते हैं कि ये बीमारी है। अब नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। ठीक है, इनका बच्चा नशा नहीं करता, मतलब सब्सटेंस नहीं लेता, बट उसको मोबाइल एडिक्शन है, और वो उतनी ही खतरनाक है जितने बाकी ड्रग्स की है। हाल उसका भी वही है। मान लीजिए एक कमरे में पूरा दिन बैठ के एक पर्सन अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, दूसरे कमरे में एक दिन पूरा दिन बैठ के मोबाइल पे लगा हुआ है, नशा ही हो गया ना। उसके जो बाकी जिंदगी के हिस्से हैं, उसकी सेहत, रिश्ते, काम, इज्जत, दुनियादारी सब रुक गई। तो और यानी कि अब जो उसकी जिंदगी को जो दिमाग चला रहा है वो हेल्दी वे में वर्क नहीं कर रहा, वो सही फैसले नहीं कर पा रहा, वो हेल्दी स्वस्थ एक्शन नहीं कर पा रहा। तो ब्रेन डिसऑर्डर है हमारे पेशेंट को। जिस ब्रेन ने उससे काम कराने हैं, जिस ब्रेन ने मतलब जिंदगी में जीना है, काम करने हैं, शादी करनी है, नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, पैसा कमाना है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, सेलिब्रेशंस करनी है, फैमिली के साथ रहना है, तो ये सारी चीज़ें वो दिमाग ही चला रहे हैं। तो जब हमारे पेशेंट का दिमाग ही खराब हो गया तो वो तो सही तरीके से लाइफ नहीं लीड कर पाएगा। तो मैं पूछ रही थी आपके क्वेश्चन सर, क्या कुछ सवाल आपके जवाब मिला?
एक्सेप्ट कर लिया ये बीमारी है या तकलीफ तो बहुत हो रही है। एक्सेप्ट कर ही लिया तो कोई भी आपका सवाल? बस मेरा ख्याल सारों का सवाल यही लगा, हाउ लॉन्ग, हाँ, कि ये सो यानी कि जब हम ठीक होगा एक्सेप्ट, हाँ, और कितनी देर में ये ठीक होगा और कितना इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा जो ट्रीटमेंट हमने इसका ले रहे हैं। ठीक है, आपका कोई सवाल सर? मैम क्वेश्चंस तो वही हैं, सेम ही होते हैं वैसे तो लगभग, बस यही है कि कितना टाइम और ये उसके बाद दोबारा रीएडिक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। वैसे आपने मान लिया बीमारी है? यस, बीमारी तो है ही है मैम, समथिंग इज देयर, मगर फिर भी तभी ये तो सवाल है दिमाग में, बिल्कुल, कब तक, कि दोबारा कब टाइम लगेगा? जैसे मैम एक क्वेश्चन ये है, जैसे इनके बेटे हैं मिस्टर हरप्रीत, अब वो रीएडिक्टेड हो रहे हैं, समथिंग ही केम्स हियर 20 आपको पता है कि उनको और भी बीमारी है साथ में? नहीं, ये मेरे को नहीं पता अभी। उनको और साइकेट्रिक इश्यू भी है। ओके, तो वही मतलब कि ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये बार बार ऐसा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर ये क्वेश्चन वहीं का वहीं रह जाए। बिल्कुल जस्टिफाइड है, आएगा। आपका कोई सवाल सर? आपका कोई सवाल मैम? यही है कि दोबारा हो गया तो हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ? ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ 10-12 ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਿਕਲਣ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। मैम आपका कोई सवाल? ठीक है, ओके, आपका कोई सवाल सर? सवाल ये है कि आदमी नशा करता है, शराब पीता है, वो इसलिए कि सारा दिन वो काम करता है, थका हुआ होता है, और वो थकान दूर करने के लिए, सोने के लिए, थकान दूर करने के लिए तो बहुत रास्ते हैं सर। गर्म पानी से नहा भी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन आदमी लोग यही सोचते हैं। हाँ, वो सोच में गड़बड़ हुई ना, फिर शराब में गड़बड़ नहीं हुई, सोच में गड़बड़ होती है। ठीक है, चलो उस पे आते हैं। पर जो सारे सवाल निकल के आए हैं, एक बात सबने मान ली कि ये एक बीमारी है, ठीक है, मान ली। अगर आपने मान लिया कि जॉन्डिस नाम की एक बीमारी होती है और उसमें आंखें पीली हो जाती हैं, बदन पीला पड़ जाता है, स्किन, तो वो भी मानना पड़ेगा, है ना। जॉन्डिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे कैसे खाने हैं, वो भी मानना पड़ेगा। जॉन्डिस कितनी देर में ख़त्म होगा, कैसे होगा, वो भी मानना पड़ेगा। एक बीमारी है डायबिटीज़, एक बीमारी है कैंसर। कैंसर में क्या क्या होता है, बाल झड़ेंगे, कीमोथेरेपी होएगी, हो सकता है सारी कीमोथेरेपी हो जाए, पेशेंट ठीक रहने लग जाए और कैंसर फिर से आ जाए। तो जब हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं एक्सेप्टेंस, मान लिया बीमारी है, तो फिर उससे रिलेटेड सारी बातें माननी पड़ती है। ऐसा नहीं कर सकते, ये मान लिया, ये हमें ठीक लग रहा है, मान लिया, अब इसमें हमें डर है, इसमें हमें दर्द है। तो हमारी एक्सेप्टेंस होनी है 100%। अगर आपने मान लिया एडिक्शन दिमाग की बीमारी है, तो एडिक्शन एक प्राइमरी बीमारी है, यानी कि हमारे अंदर इसके कीटाणु, हमारे अंदर होने का जो ग्राउंड था वो था, पैदा होते ही था। तो जो पैदा होते हैं वो मरते दम तक अंदर तो रहेगा। साइंस कहती है कि ये क्रॉनिक बीमारी है, पूरी उम्र की बीमारी है, इसका क्योर नहीं है। तो जिसका क्योर नहीं है, तो फिर हमारा सवाल ये क्यों आता है कि पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है, ठीक है, ये बढ़ती रहती है, फेटल है, ये जानलेवा है इफ अनट्रीटेड।
मतलब अगर मैंने मान लिया इट इज़ डिजीज़ ऑफ एडिक्शन, मेरे बच्चे को एडिक्शन डिजीज़ है, मेरे पेशेंट को ये डिजीज़ है, इसमें दिमाग खराब होता है, तो मानना पड़ेगा दिमाग खराब होता है। तो जिसका दिमाग खराब होता है हम उसकी कैसे सुन सकते हैं? जब फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि ये बताएगा, ये फैसला करेगा, ये अपनी मर्जी से आया, मर्जी भी तो यहीं से है। तो हम ट्रीटमेंट का दारोमदार उस पर्सन के हाथ में कैसे दे सकते हैं जिसको दिमागी बीमारी है, जिसका दिमाग सही फैसले नहीं कर सकता। फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इसका कोई क्योर नहीं बना, कोई मेडिसिन इंजेक्शन इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। ये भी मानना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो रिकवरी प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? एक तरह का एक्टिविटी जो चल रहा है, प्रोसेस हिस्सों में हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर चैनल, यस, फेजेस में, पार्ट्स में, चीज प्रोसेस में चल रही है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि ये बायो साइको सोशल डिजीज है, ये भी मानना पड़ेगा, यानी कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो शरीर को भी वापस रिकवर करना है। ये सोचों को, हरकतों को, बिहेवियर को, फैसले को, दिमाग से जो भी आता है उसको खराब कर देता है, उसको भी सही करना पड़ेगा। ये सोशल डिजीज है, इसमें रिश्ते, इसमें आपका काम, आपकी इज्जत, पैसा, दुनियादारी सब इफेक्ट होती है, तो उसको भी रिकवर करना पड़ेगा। तीन ही तो चीजें हैं इंसान की, बायो साइको सोशल, सारे हिस्सों को ठीक करना है। अच्छा, बेसिक्स पे आ जाओ। हमारे पेशेंट्स की रूटीन खराब हो जाती है, कोई उनके सोने के टाइम, उठने के टाइम, ये सारी चीजें नहीं है, और रूटीन हर इंसान के लिए जरूरी है। अब जो बीमार रहेगा और उठेगा नहीं टाइम पे, वो काम पे कैसे जा सकता है? जो काम पर नहीं जाएगा वो पैसे कैसे कमा सकता है? जो काम और पैसा नहीं कमा सकता उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम उसका कैसे बढ़ेगा? वो जिंदगी में जिएगा कैसे? सोसाइटी में जिएगा कैसे? सो बीमारी का क्योर नहीं, बीमारी दिमाग खराब करने वाली है। बीमारी में कितने हिस्से बीमार हो चुके हैं। अच्छा, बीमारी जेनेटिक, एनवायरनमेंट, पर्सनालिटी, वहाँ से निकल के आई है। यानी कि जब पैदा हुआ, पैदा होते ही थोड़ी ना सब्सटेंस कर लिया, पैदा होते ही थोड़ी ना शराब पी ली। तो जेनेटिक्स, उसकी जो आदतें हैं, उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो माइक्रो एडिक्शन है, आपको तो बड़ी एडिक्शन दिख रही है ना, ये वीड हो गई, मैरिजुआना हो गई, अल्कोहल हो गई, वो तो एक ऊपर की चीज है कि उसको वो डिपेंडेंट हो गया, वो रोक नहीं पाया। मगर वो जरूरत क्यों पड़ी, उसका कारण क्या है? तो यानी कि बीमारी से पहले भी बीमारी की जो हरकतें थी, जो कीटाणु थे, उस पे भी तो काम करना है ना। अगर वो जड़ से साफ नहीं करेंगे, रूट्स होते हैं ना, रूट्स हमारी जड़ें होती हैं, तो अगर जड़ों पे काम नहीं होगा तो फिर हम आगे की चीज कैसे कर सकते हैं? हाँ जी मैम। हाँ, रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ, सो द क्वेश्चन इज कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन यू रिपीट, क्योंकि वो लाइव में आई नहीं आवाज। अच्छा, ओके ओके। सो आपका क्वेश्चन था कि अगर पैदा होते ही आई है, रूट्स में ही है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है। अब व्हाट वी कैन नॉट डू इज कि हम उसको निकाल नहीं सकते, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं? अब जो चीज़ हो गई है उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट क्योंकि जिस घर में बीमारी होती है उस घर के बच्चे या औरों को होने चांसेस हैं, तो हम एक हेल्दी जो रिकवरी सीखते हैं, हेल्दी प्रोसेस। मैम बैठिए, हम उस पे काम कर सकते हैं।
बिकॉज बीमारी इज इक्वल टू अनहेल्दी बिहेवियर्स, अस्वस्थ बिहेवियर. रिकवरी इज इक्वल टू हेल्दी बिहेवियर्स. व्हाट इज अ हेल्दी फैमिली? व्हाट इज अ हेल्दी लाइफ? लाइफ के अच्छे को हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? जैसे इन्होंने कहा कि ये प्रथा है, ये बिलीफ सिस्टम है कि पर्सन थक के आएगा, उसको हक है एक गिलास शराब पीने का, अपनी थकान को मिटाने का. सो वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न. अब थकान तो हुई है, थकान तो होगी. हाँ, क्या हम थकान दूर करने के तरीके बदल सकते हैं? बदल सकते हैं. हमारे जो बचपन से बिलीफ सिस्टम चलते आ रहे हैं, हमारी जो अनहेल्दी पेरेंटिंग है, नॉट दैट वी आर बैड पेरेंट्स, मगर आज यहाँ पे जब हम बैठे हैं कुछ तो एज मैंने माँ किया ना जो मेरे बच्चे को नहीं पचा, कुछ तो मैंने एज बाप किया ना कि वो मेरे बच्चे को नहीं पचा. Nobody is bad father, nobody is bad mother. जब मैं अपने बच्चे के साथ जो मेरे बिहेवियर थे, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन थी, जो मेरे बिहेवियर थे, मैंने जो किया वो उसको नहीं पचा और वो बीमार हो गया. So this program works on me, family first, कि हमारी फैमिली में ऐसी कौन सी बातें हैं जो अनहेल्दी हैं, जो हमारे घर के माहौल को, हमारे बच्चों को हमें सूट नहीं करती, तो उनको तो हम निकालेंगे ना. मैं ये सारी बातें इसलिए भी बोल रही हूँ, I'll come back to your question. मैं सारी ये बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम एक्सेप्टेंस से शुरू हुए थे, where I would like to say इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं आती. ये सुन रहा है लॉजिक मगर दिल नहीं मान रहा. ये सुन रहा है लॉजिक पर उसमें मेरे बाइसेस, मेरे अपने सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरे अपने बिलीफ सिस्टम आके अटैक कर रहे हैं. ब्रेन कहता है पूरी उम्र की बीमारी है, दिल कहता है हाय तेरा बच्चा पूरी उम्र कैसे बीमार रह सकता है, इसका क्योर क्यों नहीं है, इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो सकता. एक्सेप्टेंस डजंट कम सो इजीली. नहीं तो कितने लोग दुनिया में बच जाते, कब तक. सो व्हेन आई से शरीर, साइको सोशल एस्पेक्ट, उसकी कैरेक्टर फ्लॉज, उसके अंदर जो कमजोरियां हैं वो इतने सालों में बनी, तो क्या 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में निकल सकती है? ऊपर से नशा भी आ गया, ऊपर से वो क्रेविंग, वो जो ब्रेन उसका मांगता है, उसकी डिपेंडेंसी हो चुकी है, ऊपर से बीमारी जो शर्म ले आई. अब आपका बच्चा कभी होश में सोचे कहाँ मेरा फादर आर्मी में सर्व कर रहा, इतना ऑनेस्ट, इतना हार्ड वर्किंग, ये मैंने क्या कर दिया. क्योंकि पेशेंट हमारे भी इंसान हैं, उनके भी फीलिंग्स हैं, उन्होंने भी ये सोच के नशा नहीं किया था कि एक एडिक्ट का लेबल ले लेंगे, नहीं किया था ना. तो बीमारी से पहले भी इतने सारे इश्यूज, बीमारी के दौरान भी इश्यूज, बीमारी के बाद जो शर्म, जो टॉक्सिक शेम, जो गिल्ट, जो बेइज्जती, जो इंसल्ट, जो सेल्फ एस्टीम गिर गई, जो पैसे के लॉस हो गए, जो हेल्थ के लॉस हो गए, जो इज्जत के लॉस हो गए, रिश्ते के लॉस हो गए, टाइम के लॉस हो गए. आप देख रहे हैं इतने बड़े स्पेक्ट्रम में आपके क्वेश्चन कहाँ गुम गया. आप इतने बड़े स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन ढूंढो पहले. हाउ मच टाइम इज अवर डिनायल. कितना समय. सो हमारा क्वेश्चन होता है कि करना क्या है फिर. What do we have to do? So first we have to accept he has an illness. पेशेंट को वो बीमारी है जिसका क्योर नहीं है, उसका पूरी दुनिया में उसका एक रिकवरी प्रोग्राम बना है, रिकवरी प्रोसेस.
जैसे डॉक्टर कहते हैं कि देखो अब इसको शुगर की बीमारी हो गई है, ठीक है, अब ये हम ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि अब ये इसके बॉडी के एक हिस्से ने जो एक केमिकल बनाता है बॉडी का हिस्सा, वो इसने बॉडी ने बनाना बंद कर दिया है, वो अब साइंस नहीं लगा सकती फिलहाल अभी तक। तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ बना दी, ठीक है, और साथ में हिदायतें दे दी, स्ट्रेस कम रखना, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना, रोज़ सैर कर लेना, चीनी नहीं खाना, ठीक है, इस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाइपरटेंशन को भी बोलते हैं तुम नमक मत खाया करो। तो इसी तरह से हमारे जो घर में ये बीमारी है इसका एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है, रिकवरी प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। एंड अगर पूरी जिंदगी की बीमारी है तो प्रोसेस भी तो पूरी जिंदगी चलेगा ना। नहीं, पहले हम ये टेक्निकली समझे कि पूरी उम्र की डायबिटिक सिचुएशन इसके एक शरीर में बन गई। अब पूरी उम्र की एक सिचुएशन है कि इसको ये एक एडिक्ट है, तो एक एडिक्ट को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, कैसे उसको दवाइयाँ मदद कर सकती है, कैसे उसके जो कैरेक्टर फ्लॉज हैं बार बार जो ड्रग्स को ले आते हैं, जैसे गुस्सा, जैसे इसको गुस्सा मैनेज करना नहीं आता, जैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो ये अंदर ही अंदर रखता है, जब अंदर चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो वो फटता है, वो प्रेशर कुकर की तरह फटता है। जब उसे संभाला, उसे बेचैनी बहुत होती है, बहुत पेशेंट्स को एंजाइटी है, एंजाइटी बेचैनी बहुत अंदर से तंग करती है, तो उसको शांत करने के लिए हो सकता है वो एक सिगरेट पी लेता है, वो इसकी एडिक्शन बन जाती है। तो हमने इस प्रोसेस में जैसे क्लास 1 का एक सिलेबस होता है, क्लास 2 का एक सिलेबस होता है, क्लास 3 का एक सिलेबस होता है, ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं। यहाँ पे भी हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। साइंस ये ज़रूर कहती है कि इसका क्योर नहीं है, मगर साइंस ये कहती है, ये भी कहती है कि 100% ट्रीटमेंट है, यानी कि 100% अगर ये डायबिटीज़ वाला पर्सन ये दवाई खाए, ये सैर करे, ठीक है, चीनी नहीं खाए, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, उसका शरीर काम करेगा, उसकी सोचें वोचें खराब नहीं होएंगी, वो अपनी जिंदगी हेल्दी वे में जी सकता है। मान लीजिए कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती, आपके बच्चे का ड्रीम होता कि मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना है और उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती, तो क्या कभी वो प्लेन चला सकता है? तो आप बोलेंगे ना, आप भी नहीं कर सकते और आप भी नहीं चाहेंगे आपका बच्चा ऐसा काम करे। बस वही वाली चीज़ यहाँ भी अप्लाई करनी है, बट वहाँ पे सिर्फ आंखें थी, यहाँ पे ब्रेन ही डिसऑर्डर हो गया। That most important thing in life is brain. Everything is important. बट बाकी सारी बीमारियों में दिमाग नहीं खराब होता। हमारे पेशेंट जैसे गुस्सा करते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे वो हरकतें करने लग जाते हैं, है ना, वो नहीं करते। सो एक्सेप्टेंस की बात हो रही है। ये अब रोज़ यहाँ बैठ बैठ के, अपने साथ भी बैठ बैठ के सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी सर। और आपके अंदर 2 जन लड़ेंगे, एक बाप और एक केयर गिवर। हम फैमिलीज केयर गिवर हैं, केयर गिवर। अगर मैं माँ भी हूँ तो फिर मैं केयर गिवर भी हूँ। माँ जब माँ बोलती है, जब अंदर बाप बोलता है तो प्यार इतना होता है, अटैचमेंट होती है, एक टर्मिनल यूनिकनेस आ जाती है। मेरा बेटा इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट, मेरे सपने हैं कि मैं उसको ये बनाना था, मेरे सपने हैं उसको यहाँ भेजना था, मेरा सपना था वो ऐसा दिखे, है ना। माँ बोलती है ना, एक तरफ से अंदर हमारा रिश्ता बोल रहा है, दूसरी तरफ से हमारी ट्रेनिंग हो रही है रोज बिठा बिठा के, नहीं तुम केयर गिवर हो पहले।
अभी तो वो बच्चा है ही नहीं। अभी तो जो रूम में है ना वो बेटा है, ना वो बाप है, ना वो पति है, ना वो बेटी है। जो भी रिश्ते से आप यहाँ पे आए हो, आपके रिश्ते को बीमारी ने पकड़ लिया है, हाईजैक कर लिया है। अब उसका जो दिमाग है वो बीमारी चला रही है, और उसके थ्रू हमारा दिमाग कौन चला रहा है? वो पेशेंट। तो इसमें रिश्ते कहाँ गए? तो बार बार एक्सेप्टेंस नहीं आती सर, नहीं, आपकी गलती नहीं है, नहीं आती। बिकॉज इतने सालों से हमारा भी तो दिमाग बन चुका है, उसमें एक वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ है, सोचें हैं, ख्वाहिशें हैं, ड्रीम्स हैं। ऊपर से एक ऐसी बीमारी जिसकी दुनिया में खबर ही नहीं है, जो इनविजिबल है, जिसको मानना इतना मुश्किल है, उसके आसपास इतनी शर्म है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेंटल इलनेस मत कहो हमारे पेशेंट को। भाई जब पेट खराब हो सकता है तो दिमाग भी खराब हो सकता है, मगर पेट खराब होना एक गंदी बात नहीं माना जाता, एक मेडिकल सिचुएशन माना जाता है। मगर बचपन से लेकर आज तक दिमाग खराब होने को हम अब्यूज कहते हैं, गंदी बात कहते हैं, एक गाली कहते हैं। और ये गाली जब हमारे घर में हमें सुननी पड़ी आज, और उसके बारे में जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए हमारा मन और मत भी लड़ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे उसके साथ लड़ रहा है। इस टाइम पेशेंट की, जब मैं कहती हूँ ना कि अब जैसे कल एक पेशेंट की फैमिली मेंबर वाज सिटिंग हियर, जिसकी कुछ देर में अब शादी होने वाली है ना। अब कुछ महीने बाद उसकी शादी है, अब वो नॉर्मल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आगे सिर्फ शादी, सपने, शॉपिंग सब आ रहा है। अब उस टाइम उसको ये बताना कि जो तुम्हारा इस टाइम हस्बैंड होने वाला है वो तो एक मरीज है, उसके लिए तो अभी तुमसे भी ज्यादा उसका ड्रग है, मगर वो अभी वो प्यार के नशे में अंधी है, उसको प्यार की एडिक्शन है, उसको अपनी ड्रीम सब चीज़ों की एडिक्शन है, तो उसे फिर हमारी बात नज़र नहीं आ रही। पेशेंट को ड्रग के सामने आप नज़र नहीं आते, हमारी बातों के सामने हमारी बातें आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि आपको आपके पेशेंट की एडिक्शन है। इसीलिए ये चीज़ें तो हम क्लैरिफाई करें पहले। वो आप किस किस को यहाँ डर है, ज़रा हाथ खड़ा करो। हर चीज़ का डर है नहीं आपकी ज़िंदगी में इस टाइम? बहुत है ना। डर की रिलैप्स हो गया तो डर की पता नहीं कितना टाइम लगेगा, डर की ये जो हम ट्रीटमेंट ज़बरदस्ती करा रहे हैं, ठीक है, जिसको लगता है ना कि अपनी मर्जी से आया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अपनी उसको फोर्स, कल को वो मुझे छोड़ दे, कल को मुझे एक्सेप्ट नहीं करे, कल को हमारे रिश्ता खराब हो जाए, डर। सो आप सोचो, जो परिवार यहाँ पे एक पेशेंट को लाया है वो खुद कितना बीमार है। जितना मुश्किल पेशेंट के लिए उसका सब्सटेंस छोड़ना है, जितना मुश्किल आपको अपना रिश्ता और मरीज अलग करना है, उतना ही मुश्किल प्रोफेशनल्स का काम है। क्योंकि सारी चीजें समझाना कि आपको जो दिखता है वो नहीं है, आपको जो ये सामने बेटा दिख रहा है वो नहीं है अभी। हाउ डिफिकल्ट इट इज। जिसको आपने पैदा किया, जिसको आपने बड़ा किया, अब ये कहना कि आप फैमिली बोल रही तुम बताओगे मेरे बच्चे के बारे में, मुझे पता है मेरा बच्चा ऐसे करता है। हम बोलते हैं वो ऐसे कर रहा है इसकी वजह से, नहीं मेरा बेटा ऐसा है। आप सोचो ना कितना मुश्किल है, हर तरीके से, हर तरफ से हमारे लिए मुश्किल है। और ये मुश्किल जब तक हम हॉस्पिटल नहीं आए थे, सर बुला लीजिए सबको, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं आए थे हम बिल्कुल लॉस्ट थे।
पता नहीं क्यों करता है, क्यों नहीं समझता है, हमने कितना प्यार किया, हमारे कर्म कैसे हो गए, किसने कर दिया, बाहर वालों ने कर दिया, बीवी के कारण हो गया। यही कर रहे थे ना हम कारण ढूंढ रहे थे। पूरी जद्दोजहद चल रही थी बाहर भी, हम कारण ढूंढ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था ये जो सामने हमारा एक प्यारा रिश्ता है ये ऐसे क्यों कर रहा है। वैसे तो इतना इंटेलिजेंट है, जैसे वो फादर बोले सब कुछ उसने खुद किया, अपना वीज़ा सब कुछ खुद किया। वो इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है, इतने मार्क्स आते थे, सब इतनी तारीफ करते थे, इतना हेल्पफुल है, फिर क्यों? तो हमें अपने उसके सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। पर आज कम से कम जब आप हॉस्पिटल आ गए, हर जगह हाथ पांव मार के आए आप हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में बैठ के कम से कम अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स, क्वेरीज को तो एक्सेप्ट करो, सॉल्व करो। मान लो ये डिजीज है, इतनी जो आपने लंबी लिस्ट बनाई थी ना, इस कारण इस कारण इस कारण इस कारण, वो सब रॉन्ग है और आपको एक वर्ड इसका जवाब दे दिया गया, भैया बीमारी है, बीमारी है। उससे तो आपको हल्के महसूस होना चाहिए, क्योंकि आप सबसे जो ज़रूरी काम अपनी तरफ से समझते थे और घर में कर रहे थे। क्या करते थे हम? पेशेंट को क्या करते थे? एडवाइस, समझाना। सारी एनर्जी समझाने में, लेक्चर देने में, प्रोवोक करने में निकल जाती थी। यही करते थे ना, कस्में, वादे, वास्ता, ये मत कर, घर को देख, बच्चों को देख, अपना फ्यूचर देख, ये देख। और हम वो ही कर रहे थे जो सबसे गलत एक्शन था। जो हम कर रहे थे समझाना। कौन समझता है? बॉडी का कौन सा पार्ट समझता है? ब्रेन। और वो ब्रेन ही बीमार थी। हम वो करते जा रहे थे जो करने का कोई फायदा ही नहीं है। बिकॉज ब्रेन डिसऑर्डर मीन्स मत मारी गई है, मत काम नहीं कर रही, समझ काम नहीं कर रही। अब उसका अंदर जो जानवर दिमाग है, जो चिम ब्रेन है, वो ऑटोमेटिक मोड पे चला गया है। तलब होगी तोड़ बजेगी, तोड़ होएगी, उसको नशा अंदर डालना ही पड़ेगा, उसको अच्छा लगे या ना लगे। उसकी माँ बूढ़ी है, बाप बूढ़ा है, बीवी है, बच्चे हैं, डजंट मैटर। यानी कि अब वो जो सिचुएशन है वो पेशेंट के हाथ से बाहर हो चुकी है, राइट? नशा उसने चखा जरूर, चलो अपनी मर्जी से, मगर आज उसकी जो सिचुएशन है वो उसके हाथ में भी नहीं है। उसकी बीमारी ने उसके ब्रेन पे कब्जा कर लिया है, जस्ट लाइक द हाईजैकर हु हैज हाईजैक्ड द प्लेन। तो फिर पायलट कुछ नहीं कर सकता ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पता नहीं, मुझे गेहूं की एलर्जी थी और मैंने गेहूं की रोटी खा ली। अब गेहूं की रोटी ये सोच के नहीं खाई कि मैं पेट खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं करूंगी ना ऐसा, मगर मैंने गेहूं की रोटी खाई, मेरा पेट खराब हो गया। अब वो मेरे बियॉन्ड है। सो ये एक मेडिकल सिचुएशन है। अब ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है और जहां से उसने अपने आप को संभालना है, समझाना है, विल पावर होनी है, मर्जी करनी है, वो मशीन खराब है उसकी। सो फिर हम आ जाते हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं करा सकता। कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट, चाहे वो डिप्रेशन का है, स्किज़ोफ्रेनिया का है, एडिक्शन का है, क्योंकि उसका दिमाग खराब है, वो चाहता ज़रूर है, पागल नहीं है, परेशान वो ज़रूर है, मज़ा उसको भी नहीं आ रहा, मगर उसको समझ नहीं आ रहा कि वो रुक क्यों नहीं पा रहा, बिकॉज उसकी समझ बीमार है। सो फिर हमें ये एक्सेप्ट करना है कि अगर हमारे घर में एक पेशेंट की टांग टूटी है तो हम उसे नहीं चलाएंगे ना, कि चलाएंगे उसे। तो जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा
तो फिर उसकी जगह किसको मानना पड़ेगा कि कौन अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा? फैमिली करेगी ना सर। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। कम से कम आप इस काम से तो फारिग हुए कि उसको डिजीज है, उसका दिमाग खराब है, वो चाहता जरूर है मगर कर नहीं सकता बिकॉज करने वाला जो उसका मशीन है वो खराब है। तो आप अपने ऊपर लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी आप फैमिली कहलाते हो, तभी आप फादर हो, मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, जो भी हो। तो फिर हमारी ड्यूटी बन जाती है। अच्छा, लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो पेशेंट को तो हम सुन नहीं सकते ना, और हमें मालूम नहीं क्योंकि हमने बहुत ट्राई किया है आने से पहले। तो फिर हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रोफेशनल्स विल राइट द प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं लिख सकते। कौन सी दवाई देनी है, कब सुलाना है, क्या देना है, क्या ट्रीटमेंट है, रिहैबिलिटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, दवाइयाँ क्यों इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, थेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉलो अप क्यों इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है पूरी उम्र दवाई खानी पड़े, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आप नहीं बता सकते, ये वो डॉक्टर ही बताएगा। एक्सेप्टेंस एक बहुत छोटा वर्ड है, मगर एक्सेप्टेंस हर फील्ड पे चाहिए, हर फेज में चाहिए इस प्रोसेस के। और क्योंकि हमारा परिवार खुद ही बहुत दुखी है, इतने डाउट्स, इतनी सारी चीजें, बाहर भी दुनिया, पैसा भी देखना, सब कुछ देखना, तो उनका दिमाग खुद ही थका हुआ है। तो फिर हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपना स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करें, अपने ऊपर काम करें। दैट मीन्स मी फर्स्ट। फैमिली नीड्स टू वर्क ऑन देमसेल्व्स फर्स्ट, क्योंकि आपका पेशेंट तो कुछ नहीं समझ सकता ना, आप उसको जाके कोई लॉजिक समझा सकते। तो उसकी बीमारी को समझना, ट्रीटमेंट को समझना, अपना भी ध्यान रखना, पेशेंट को कैसे कैसे संभालना है वो भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। सो दिस इज एजुकेशनल मॉडल, क्योंकि गोली तो हम आपको कोई नहीं दे सकते। एक गोली आप खाओ आप ठीक हो जाओ, एक गोली पेशेंट खाए आप ठीक हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इवन वी आर इल, हम भी बीमार हैं। फैमिली को दिया हम क्यों मीटिंग अटेंड करें, हमें सब पता है। नहीं, आपको नहीं पता कि आप खुद भी परेशान और बीमार हो, और आपके पास सारे सवालों के जवाब होते तो आप इधर नहीं होते। सो वी हैव टू एक्सेप्ट वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर नहीं हैं। हमें मानना पड़ेगा कि ये हम अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए दुनिया में जो इतनी ये कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स, मर्सीलेस, एक इतनी जो डेंजरस बीमारी है, इतनी पावरफुल बीमारी, उसको लड़ने के लिए कितना कुछ चाहिए। डॉक्टर भी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, रिहैब ट्रेनिंग भी चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, थेरेपी चाहिए, फॉलो अप चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात फैमिली चाहिए। अगर आज आप यहाँ नहीं बैठे हो, हम किसी भी कमरे के किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। सो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस, आप हमारे बिना नहीं कर सकते, हम आपके बिना नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम टीम बनते हैं, फिर पेशेंट हमारे पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा। कोई अभी तक के लिए सवाल? सो हमें सबसे पहले किस चीज पे काम करना है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं आती, यहां से उठते ही बाहर सड़क पे जाते ही एक ऐसा फोन आ सकता है, एक ऐसा फोन आ सकता है कि जैसे बेटे का वीजा आ गया, तो आप सारा लेक्चर भूल जाओगे। अच्छा, इतने पैसे लगाए थे, उसकी जिंदगी है, वो तो बोलेगा आपने मुझे बाहर नहीं भेजा। तो एक बाप वीक एक्शन कर लेगा, गंदी बात नहीं करेगा, बाप गंदा बाप नहीं है, मगर वो उसकी नजर बीमारी से हट जाएगी,
आपकी नज़र बीमारी से हट जाएगी, पेशेंट से हट जाएगी और अपने सपने पर चली जाएगी। तो इसलिए सुबह शाम आपको प्रोग्राम में रखा जाता है, आपको याद दिलाया जाता है कि आपके घर में एक बीमारी है, आपको याद दिलाया जाता है कि आपकी लाइफ का इस टाइम क्या रियलिटी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पूरी उम्र यही करना पड़ेगा, इतने लंबे हम बैठे ही रहेंगे, इतने महीने लग जाएंगे। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, मेरी टीम का क्वेश्चन है, अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे? चलो ये बता दो। तो आपके जो बार बार सवाल आते हैं ना, उसको आधा से ज्यादा तो उस डिजीज को कह के अपने ब्रेन को शट अप करा दिया करो। कब तक? वी डोंट नो। 3 महीने बाद भी रिलैप्स अगर हो गया तो वी डोंट नो। बीमारियां रिलैप्स करती हैं। अब आप डॉक्टर से जाके हम लड़ते हैं कि पिछले साल तो कोविड हो गया था, अब फिर क्यों हो गया कोविड? नो, वी डोंट नो, बिकॉज कितनी सारी चीजों पे काम करना है। पेशेंट खुद परेशान है, पेशेंट को शर्म, बेइज्जती सब कुछ हो रहा है, मगर हिज ब्रेन इज हाईजैक्ड। सो गौरव, अगर ब्रेन हाईजैक्ड है, अगर आप पायलट हो और आप हाईजैक्ड हो, आप अपनी मर्जी से लैंड कर सकते हो, आप लैंड कहीं और करना चाहते हो, तो ये पेशेंट की अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस है। मगर क्योंकि उसका जिस मत वाले हिस्से ने हमसे सही फैसला कराना है, वो हिस्सा बीमार है, वो थोड़ा सा उठता है, थोड़ा सा बाप दिखता है, थोड़ा सा बाप नजर आता है, थोड़े से बच्चे नजर आते हैं, थोड़े से बीवी और माँ नजर आते हैं, मगर वो क्रेविंग आके, वो डिजीज आके उसको ऐसे मैनिपुलेट करता है कि वो मत को चुप करा देता है। तो पेशेंट में विल पावर नहीं है, पेशेंट में हमने उसकी पावर बनना है। तो उसके अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी बीमारी कहती तू इधर चल, तू छुट्टी ले, तू ये कर, तू वो कर। और अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे और पेशेंट में क्या फर्क होगा? कहाँ नजर आती है पेशेंट को? जितने पेशेंट यहाँ बैठे हैं पूछ लो। तो अगर आपने इलाज नहीं कराना तो क्या कराना है? एक्सेप्ट करो आपका घर आज की डेट में क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, मैं आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका कितना नाम है, नहीं, बेसिक्स है, बेसिक्स। आपका घर है, कोठी तो है आपके पास, घर है, आपके रिश्ते हैं, आपको चैन से आप सोते हो, आपको सुकून है, आपकी इज्जत बढ़ रही है, आप सोशली जी पा रहे हो कि सारा टाइम डरते रहते हो, छुपाते रहते हो? तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, एक्सेप्टेंस में ही ट्रीटमेंट छुपा है। जिस दिन आपके ये क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, अभी जद्दोजहद चल रही है, उस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यू विल सरेंडर। फिर आप सारी एनर्जी किस में लगाएंगे? अगर मैं सारी एनर्जी 4 घंटे कुर्सी पे बैठ के यही सोचती रहूंगी, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, उसने क्यों किया, 4 घंटे लग गए मेरे इसमें, थक गई मैं। सो जब आपकी फोकस प्रॉब्लम से हटके सॉल्यूशन पे आ जाएगा, आपको रिकवरी दिखनी शुरू हो जाएगी, आप ट्रीटमेंट में आ जाओगे, बिकॉज आप वाई की जगह व्हाट एंड हाउ पे फोकस करोगे। ओके व्हाट, क्योंकि घर में बीमारी आई है, ये मतलब थोड़ा ना कि पूरा घर ही बीमार हो गया, पूरी जिंदगी बीमार हो गई। आपके बच्चे को बीमारी है, बच्चा बीमारी नहीं है, इसमें भी हमें एक्सेप्ट करना है, अलग करना है। उसमें आप अपने घर के माहौल को अगर हम ठीक करें, अगर हम थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखें, अगर हम विश्वास भी रखें, ऐसे ही ऊपर गिरते करते आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट में जाएं, तो व्हाई नॉट।
सो एक्सेप्टेंस पे बात हो रही है आज। तो आप अपना अपना शेयर करो, आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो। आप मानते हो आप बीमार हो, तो फिर उसके बाद जो अंदर से आवाज आती है, दिस इज जस्ट फॉर वॉइस, हाँ, तो अंदर जब आवाज आती है, जब गुस्सा आता है, तो वो क्या होता है? अभी तक तो फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सेप्टेंस में इतना टाइम लग गया कि ये कितने साल लग गए? कितने साल लग गया, 3-4 बार इधर दिखा उधर दिखा, ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। मोर देन दैट। सो एक्सेप्टेंस नहीं आती सर, एक्सेप्टेंस नहीं आता। पेशेंट को कब एक्सेप्टेंस आता? जब फैमिली को आ जाती है। आज इनको एक्सेप्टेंस आई है तो रिकवरी में जाएगा, अभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे तो फिर वापस आएंगे। फर्स्ट फैमिली एक्सेप्ट्स, बिकॉज पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है ना, होता तो आप यहाँ होते क्यों? एट लास्ट सरेंडर करना व्हाट आई फील कि सरेंडर किया है डॉक्टर के आगे कि हाँ भाई। पर कभी कभी तो आपको गुस्सा आ जाता होगा ना बीवी पे, मदर पे, क्यों ले आए जबरदस्ती, ठीक हो गया हूं। पहले टाइम पीरियड के कारण गुस्सा आ जाता था, नॉट फॉर एक्सेप्टेंस। और ये तब हम सोचते थे ये कौन सा इलाज है जो 7 दिन से 15 दिन हो गया, 15 दिन से 18 दिन हो गया, 18 दिन से 21 दिन हो गया, फिर रिहैब भी भेज देते हैं, फिर फॉलो अप भी बोलते हैं, फिर दवाइयां भी चलती रहती तो हैं। ये टाइमलेस इलाज है। सो एक्सेप्टेंस के बाद दूसरा वर्ड कौन सा हुआ? थैंक यू गौरव फॉर दिस वर्ड, टाइमलेस। देयर इज नो शॉर्टकट। आप बूढ़े हो रहे हो, आपके घर में शादी है, आपके घर में बच्चा हुआ है, आपका कनाडा का वीजा लगा है, आपके घर कुछ भी है, दिवाली है, होली है, बीमारी कुछ नहीं देखती। फॉर बीमारी देयर इज नो हॉलीडे। अब इससे बड़ी रियलिटी क्या हो सकती है कि कभी फंक्शन है या कुछ और हम हॉस्पिटल में बैठे। अब हमारे पेशेंट एक हर्मिटेज में, ही इज अ टीचर, तो 3 दिन पहले उसके बड़े बच्चे का बर्थडे था, अब कल उसके दूसरे बच्चे का बर्थडे था। इससे ये रियलिटी चेक है ना कि ये बीमारी कहाँ ले आई। एक बाप को अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था, उस बच्चे को बाप की उस टाइम प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। ये वापस आ सकता है, मगर ये चेक तो करा सकता है ना कि लुक, ये धीरे धीरे जब पेशेंट्स की मत खुलना शुरू हो जाती है ना, तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस आई मिल, वो एक प्रोसेस में होता है। आज मेरा बेटा बोलता है कि सोने तो मुझे यहीं रहना ना आज रात भी, तो मुझे अच्छे से सोने दो। सो धीरे 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 धीरे, वाई बिकॉज यू आर बीइंग स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स। अगर आप गिव इन कर देते तो वो चला जाता। सो जो पेशेंट सोचते हैं कि ये सिर्फ फैमिली को ब्रेन वॉश किया जा रहा है या फंसा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सो दिस इज द ओनली वे। अगर आप सुन लोगे रिकवरी आ जाएगी घर में, अगर आप सुन के एक्सेप्ट नहीं करोगे, वी कांट हेल्प यू, वी कैन नॉट फोर्स यू बियॉन्ड द लाइन। हम सिर्फ बता सकते हैं, पेशेंट भी यहाँ बैठ के सुन सकते हैं, उनको भी दिल में पता है ये सच बोल रहे हैं, मगर उनकी क्रेविंग, उनका डिपेंडेंस, उनका जो डिजीज है वो बहुत पावरफुल है। 90% तो यही सोचते हैं कि ठीक है, हफ्ता नहीं 10 दिन नहीं, बाद मैं तो बाहर जा गया, अकेला मैं ही हूँ। 4 महीने भी सोच सकते हैं सर, 21 दिन भी सोच सकते हैं, मैंने खुद सोचा हुआ है, मैं कैसे 20 दिन भी सोच, 20 एक महीना लगाने के बाद भी सोचा हुआ। यस, देखो कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बीमारी पावरफुल है, मगर बीमारी का एक और रुख है कि वो दिमाग को मैनिपुलेट कैसे करती है, कि वो पेशेंट को किस तरह से मैनिपुलेट करती है कि वो 21 दिन भी चालाकी से पेशेंट से निकलवा सकती है और 22वें जाके दिन करेगी, क्योंकि पेशेंट ने सरेंडर नहीं किया हुआ, पेशेंट ने सिर्फ अपने आप को एब्सटेन करके रखा है। यहाँ पे शराब चल रही है, मतलब आप ये भी रुक देखो। अच्छा, पेशेंट को ही नहीं पता, पेशेंट जाता है सब्जी वगैरह लेने और चलते चलते चला जाता है, ठेके पे पहुंच जाता है। इनिशियली बहुत होता है,
क्या कह ये इसी में ही मैं कहना चाहती हूँ कि पेशेंट और फैमिली को मिलके लाइक उनको ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए कि कुछ और तरफ ध्यान लगाना चाहिए। सो वो लेटर स्टेज या सो सबसे पहले बीमार क्या हुआ है, शरीर का कौन सा हिस्सा बीमार हुआ है सर? ब्रेन। अब ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, उसमें बैठा हुआ है वो मत वाला हिस्सा, ठीक है। अब जो चिम ब्रेन है, जो हमारी एक्टिव हुई हुई है, जो सारे काम करा रही है, और दूसरी है मत तो बंद पड़ी है, उसको कुछ दिखता है, मन चलती नहीं, मत के कोई से ही नहीं है, ठीक है। सारा काम वो ऑटोमेटिकली चिम ब्रेन करा रहा है। तो जब हमारा ब्रेन बीमार है, डिसऑर्डर है, और ब्रेन किसका बना हुआ है? केमिकल्स। जो 4 इंपॉर्टेंट हमारे केमिकल हैं, वो बाहर से केमिकल जो अब अंदर गया है और डैमेज हो गया है, जो बाढ़ आई हुई है केमिकल की, तो वो जिसने ब्रेन को खराब कर दिया है, उसको स्टेबल करना जरूरी है। कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर अगर आपका खराब है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, नो प्रोग्राम वुड रन। सो ट्रीटमेंट प्रोसेस का ना, प्रोसेस में सबसे पहले आता है हार्डवेयर। ब्रेन को दवाइयों से केमिकल्स जो जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं उनको कम करना, जो कम हो गए हैं उनको बढ़ाना, जो बन नहीं रहे डिप्रेशन के केस में जैसे, उनको अंदर दवाइयों के थ्रू डालना। पहले हार्डवेयर पे काम होता है, ब्रेन पे, एनिमल ब्रेन पे, जो ब्रेन का ढांचा खराब हो गया। बिल्कुल वैसे ही कि पेट पहले ठीक करोगे तो फिर डाइट प्लान करोगे, जब पेट ही नहीं ठीक होगा तो डाइट क्या प्लान करोगे, है ना। भूखे से पर्सन को सत्संग में बिठा दो, उसे क्या शब्द समझ आने हैं। सो पहले फिजिकल, उसके बाद में माइंड पे वर्क किया जाता है, मास्टर माइंड, बिकॉज अल्टीमेटली तो मत को ही खाना खिलाना है ना, ट्रीटमेंट तो मत का ही होना है ना, मत को पावर देनी है। चिम ब्रेन से, जानवर दिमाग से पावर लेकर हमने किसको पावर देनी है? माइंड को। कि जब क्रेविंग आएगी, जब गुस्सा आएगा, जब ये सारे नेगेटिव चीजें होंगी, तो आपका माइंड उसको मैनेज कर सके। सो अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क ऑन माइंड। अच्छा, दवाइयां तो साइकेट्रिस्ट देता है, माइंड पे कौन वर्क करता है? क्या बना माइंड के लिए? थेरेपीज, रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं, काउंसलिंग, थेरेपी, रिहैबिलिटेशन। सो सेंटर इसलिए नहीं बने थे कि वहां पे फेंक आओ, बंद कर दो पेशेंट को। ट्रेनिंग ऑफ माइंड इज डन एट इन रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ट्रेनिंग किसकी करनी है? जब हम वापस जाएं, बायो साइको सोशल डिजीज है, जेनेटिक बातें हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर जिद्दीपन था, आप गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते थे, आपके अंदर टिकान नहीं था, आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए था। बोलोगे गौरव? आपके अंदर टिकान नहीं था, है ना। माइक्रो एडिक्शंस है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पेशेंट ने नशा तो छोड़ा हुआ है, मगर उसे गुस्सा बहुत आता है, और जब भी उसे गुस्सा आता है तो कौन सी चीज शांत करती थी उसको? कौन सी चीज शांत करती थी? उसका नशा। सो अब उस पे आएंगे। सो हमने क्या करना है? हमने इस रास्ते से वापस लाना है पेशेंट को, और अब उसको हम बोलते हैं तू नशा नहीं कर, तो उसको कुछ देना तो चाहिए उसकी जगह ना। अब हमने बोला तो बायो साइको सोशल खत्म हो चुका है, एक सब्सटेंस बचा था उसका इकलौता, उसका बेचारा सहारा, वो भी हमने उससे ले लिया। तो वो कहता जब मेरे को शर्म आती है मैं क्या करूं, जब मेरे को गुस्सा आता है मैं क्या करूं, पहले तो मैं नशा कर लेता था, शर्म आती थी तो बेहोश हो जाता था नशे में, जब मेरे को अपने सामने इतनी प्रॉब्लम दिखती थी तो मैं नशा करके बेहोश हो जाता था, मुझे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब जो वो नशे के बगैर बिना वापस जाएगा सोसाइटी में, तो इवन ये कि जैसे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था तो नशा मेरे को एक पावर दे देता था, मैं वो काम करता था जो मैं वैसे नहीं कर सकता था।
तो बोलेगा अब जो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, अब जब मुझे बहुत गुस्सा आएगा मैं क्या करूँगा, अब जब मुझे वो बातें याद आएंगी किसी ने मेरे साथ क्या किया, जब खुंदक आएगी, गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगा। अगर हम वो नहीं देंगे तो हम टॉर्चर कर रहे हैं पेशेंट को। इससे अच्छा उसका नशा दे दें। यानी कि हम पेशेंट को स्किल पावर तो देनी है ना, तो पावर क्या देना है, स्किल पावर, ट्रेनिंग, बेटर स्ट्रॉन्गर कोपिंग मैकेनिज्म, जिंदगी जीने के स्ट्रॉन्ग वल, स्किल्स। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि खाली दवाइयां तो कुछ नहीं करने वाली, दवाई समझा थोड़ा ना देगी, दवाई आपको कॉन्फिडेंस थोड़ी ना दे देगी, दवाई आपके रिश्ते थोड़ी ना ठीक कर देगी। सो दिस ट्रीटमेंट इज प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग ब्रेन, जो दवाइयां करेगी वो केमिकल की गेम है। और दूसरा ट्रेनिंग, कि पेशेंट के पास, हमारे पेशेंट का नया जन्म ही होता है ना, सो रहा है अच्छी बात है आपका बच्चा, पहले तो बेहोश होता था, उसके अंदर जो एंजाइटी होती थी, जो बचपन से उसके इश्यूज थे, उसको राहत मिली उसके सब्सटेंस से, रिलीफ मिल रहा आपके बच्चे को। बट क्योंकि बीमार दिमाग है, अभी वो सोच नहीं सकता, मैनिपुलेट कर जाता है, मगर रिलीफ मिलता है हमारे पेशेंट को। हमारे पेशेंट खुद शेयर करते हैं, सुबह होती है तो सोचते हैं शाम को नशा कैसे अरेंज करेंगे, कैसे छुप छुप के पिएंगे, कैसे करेंगे। फिर वो नशा करके जो हरकतें कर देते हैं, जो उससे हो जाता है, जो उसका सामना नहीं कर सकते, अच्छा वो कैसे फेस करेंगे। सो इट इज नॉट जस्ट फैमिली सफरिंग, इट इज पेशेंट ऑल्सो इज सफरिंग। सो सबसे पहले फैमिली लर्न करती है, फैमिली एक्सेप्ट करती है, फैमिली ट्रीटमेंट में आती है, फिर धीरे 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 पेशेंट आने लगता है। क्योंकि उसका भी तो जो जानवर दिमाग है वो हम कमजोर कर रहे हैं, जो उसको इतने जरूरत से ज्यादा केमिकल मिल गए थे और उसकी मत खुलनी शुरू हो गई है। सो हम ट्रीटमेंट से, प्रोफेशनल्स का अपना काम है, प्रोफेशनल का क्या काम है, मेडिसिन, ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, थेरेपी, ये हमारे औजार हैं, हमारे टूल्स। आपके क्या टूल्स हैं, टफ लव, असर्टिव होना, टफ लव। जो माँ ये बोलती है कि मैं तो इसका ध्यान रख रही हूँ, लाड प्यार करते हैं, उसकी मांगे मांगते हैं, किसकी मांग रहे थे अभी तक, जानवर दिमाग की, बच्चे की नहीं। हमने उसके जानवर दिमाग को वो दिया जो वो चाहता था, हमने स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं किए। अगर आज वो, हम बोलते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो आप बोलते हो कि मैं हिल नहीं सकती जब बेटी गुस्सा करती है, क्यों? ये आपके दिमाग ने सीख लिया है, आपके दिमाग में इतना डर बैठ गया है कि आप प्रोएक्टिव कोई एक्शन ही नहीं करते, उसको आप चैलेंज नहीं कर रहे। जो उसका तो बेचारे का दिमाग बीमार है, वो जो हरकत करा रहा है वो तो बीमार के हिसाब से कर रहा है, हम क्यों वो हरकत को रीइंफोर्स कर रहे हैं। अगर हमारा पेशेंट बीमार है, बीमार दिमाग से, वो गाली दे देता है मुझे, मेरा बच्चा मुझे गाली दे देता है और मैं गाली एक्सेप्ट कर लेती हूँ, इसका मतलब ये नहीं मानना है, मतलब गाली भी एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, चल खाना खाए चलिए, तो उसके जानवर दिमाग ने क्या सीखा, इट्स ओके टू गिव गाली, इट्स ओके टू थ्रो थिंग्स, इट्स ओके। सो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमने भी उसके बीमार दिमाग की ट्रेनिंग करी हुई है, इसको कहते हैं इनेबलिंग, बढ़ावा दिया हुआ है। सो यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस आ जाती है। फैमिली क्यों बैठे, फैमिली इसलिए बैठे क्योंकि फैमिली को नहीं पता ये बीमारी है, फैमिली इसलिए बैठे क्योंकि फैमिली को ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। फैमिली इसलिए बैठे क्योंकि ये जेनेटिक, पर्सनालिटी और एनवायरनमेंट से आई बीमारी है। आप उस घर का हिस्सा हो, वो पेशेंट आपके घर का मेंबर है,
आपके रिश्ते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके अपने बिहेवियर हैं, हमारी अपने वीक एक्शंस होते हैं, हमारी अपनी माइक्रो एडिक्शन है, हमारे अंदर कितना गुस्सा है, हमारे अंदर कितना अहंकार है, हमारे अंदर कितना सेल्फ एस्टीम है। हम भी तो इंसान है ना। तो इस बीमारी में एक दूसरे से हम भिड़ जाते हैं, उसकी ईगो हमारी ईगो से, उसका गुस्सा हमारे गुस्से से। खेल बीमारी खेल रही है, भिड़ हम रहे हैं। कभी पेशेंट डाल रहे हैं फैमिली पे, फैमिली डाल रही है पेशेंट पे। सो एक्सेप्टेंस कहना आसान है, बट अच्छा हाउ डू वी लर्न। चलो आप आ गए हॉस्पिटल में, एडमिट कर दिया, इस दिमाग से आए हैं नशा छुड़ाओ केंद्र, यही सुनते हैं ना, नशा छुड़ाने की एक जगह है, और हम आके बोलते हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब अगर अब दुनिया ने बना दिया, व्हाट डू वी डू, हम क्या करें? दुनिया ने नहीं बनाया, उसके दिमाग में जिसके नहीं, हमारे दिमाग ने भी। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि पब्लिसिटी भी ऐसे हुई है स्टार्टिंग में गवर्नमेंट की तरफ से या नशा छुड़ाओ के अंदर। यस, मैं तो कह रही हूँ माइंड सेटअप जैसा बंदे का बना हुआ, तो वो माइंड सेटअप वही है कि इसको लाके बेड के ऊपर डालो, एक हफ्ता ड्रिप लगाओ, गोलियां दो, और जाओ भाई खत्म हो गया, एक हफ्ता का। So we have to accept that we have unhealthy mind setups, और हमें भी मानना पड़ेगा फैमिली को कि हम फिर भी प्रिविलेज्ड है। हम 21वीं सदी में हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें गूगल अंकल सब बताते हैं। हमने कभी नहीं चेक किया, क्योंकि हम वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हम एडिक्शन के बारे में पढ़े, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़े, मेडिसिन के बारे में पढ़े। कितने लोग रिसर्च करते हैं, हम सब हॉलीडे पे जाते हैं, हम खूब रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हम शादियां करते हैं, बैंक्वेट हॉल, इवेंट मैनेजर, खूब रिसर्च करते हैं। हम कोविड में घर में थक गए, पता नहीं रेसिपी से खाने बना बना के रिसर्च करके बनाते हैं ना सर, यही किया हमने कोविड में, खाने ही खाए, है ना। स्कूल, बच्चे को स्कूल में एडमिट कराना है, हम खूब रिसर्च करते हैं। शादियां करनी है, मैट्रिमोनियल, इधर उधर से बिचौले और बहुत लोगों को इकट्ठा करते हैं। मगर हमारे घर में एक ऐसी बीमारी है जिसने हमारी जिंदगी हिला दी, उसकी रिसर्च नहीं करी किसी ने। चलो बीमारी नहीं मानो, ये तो मानो कि कुछ तो हो रहा है ना, उसकी रिसर्च कर लो। रूटीन लाइफ से डिफरेंट है, बिकॉज मानते नहीं सर, एक्सेप्टेंस के नीचे बहुत डिनायल छुपा हुआ है, इतना कि रोज कुरेद के। हाँ जी, जो गूगल में लिखा है that you don't want to accept because it all negative. गूगल हैज लॉट ऑफ पॉजिटिव। तो द थिंग इज कि बहुत सारी की सारी जो ट्रीटमेंट का मिस्ट्री है, मैजिक है, वो एक शब्द में छुपा हुआ है। अब किसी को उसको 5 महीने लगते हैं, किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल लग जाते हैं, किसी को पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। बट द थिंग इज, डोंट फॉरगेट द डेफिनेशन, डिजीज इज प्रोग्रेसिव। अगर 5 साल पहले आप फर्स्ट स्टेज पे थे, आज आप तीसरी स्टेज पे हो, तो अब ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाएगा। अब दिमाग ज्यादा डैमेज हो गया। आज रात को प्रोजेक्टर लगाना है ना, तो आज हम आपको स्पेक स्कैन दिखाएंगे आपके पेशेंट्स का ब्रेन। ये एक्चुअल इमेज है, जैसे अल्ट्रासाउंड MRI होता है, बट ओनली 1 or 2 डॉक्टर्स हैव इन द वर्ल्ड। One film costs around crore. It's a scan. It's a scan. जहाँ पे हम बड़े खुश, हम तब सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, अच्छा अल्सर है, हाँ एक्सरे में भी आ गया, अच्छा अल्ट्रासाउंड में आ गया, अच्छा MRI में, फिर हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब देखो हमारे लिए भी कितना मुश्किल है। अच्छा आपको होता है कि कमरे में जा के पेशेंट को समझाओ,
भैया जब आप पापा हो के नहीं समझा पाए, हमारा क्या रिश्ता है, क्यों समझेगा, उसकी समझ खराब है। अच्छा, फिर पेशेंट को हर टाइम झूठ बोलना पड़ता है ना गौरव, सुबह बोलते हैं शाम को छुट्टी दे देंगे, शाम को बोलते हैं सुबह छुट्टी। अच्छा, हम क्या करें, हम झूठ नहीं बोलें तो क्या करें, चलो ये बता दो, लड़ें पेशेंट से? ये आंसर तो आ गया मैडम, कल सुबह मिल जाएगी। आज डॉक्टर चले गए। आप सोचो कि जेम्स बॉन्ड तक बनना पड़ता है यहाँ पे बैठ के, स्पाई, इन्वेस्टिगेट, क्या स्टोरी सुनानी। अच्छा, पेशेंट भी बड़ी स्टोरी सुनाते हैं। अच्छा, पेशेंट बड़ी जल्दी से बोल देते हैं, है ना गौरव, तूने मेरे से झूठ बोला ना, तो फिर भाई बीवी पूछे एक्सक्यूज मी, आपके जो 10 साल की झूठी लिस्ट है उसमें तो मेरी इतनी भी नहीं होएगी, आपने कितने झूठ बोले नशे करने के लिए, अपनी लिस्ट बनाओ पहले। अच्छा, हम फैमिलीज क्या करते हैं, झूठ, अब हमने झूठ बोला होता है ना, हम गिल्टी, हाय झूठ बोला, हाय डर, हाय क्या करेंगे। अरे उस टाइम अपने चिम्ब्रेन को बोलो जो तू इसने झूठ बोले, इसने इतने वादे तोड़े, हाँ वादा तोड़ा, कल लेके जाना था, ये करेंगे वो करेंगे। बीमारी ने इनसे कितने वादे तोड़ाए, इनसे कितने झूठ बुलवाए। सर कितनी लंबी लिस्ट बनेगी आपकी इतने सालों की एडिक्शन की, खत्म ही नहीं होगी लिस्ट। अच्छा, काम कैसे चलेगा, तो भैया जब आप नशे में होते थे तो काम कैसे चलता था, बच्चे को कौन संभालेगा, जब आप नशे में होते थे तो बच्चे को कौन संभालता था। बट इट्स नॉट दैट पेशेंट इज एंजॉइंग इट, पेशेंट को पता ही नहीं। तो क्या हमारा फर्ज और नहीं ज्यादा बन जाता कि सबसे पहले तो हमने उनको इस डिजीज से बचाना है, और घूम घुमा के तो फैमिली के साथ ही रहना ना। एंड डोंट थिंक पीपल विल कम, गुस्सा ही करना है तुमने, लड़ना ही है। अच्छा, 1 मिनट ये बात खत्म कर लूं। एंड डोंट थिंक ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें माँ बाप भी छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद। डोंट एक्सपेक्ट कि दुनिया समझेगी या दुनिया वेलकम करेगी। पीपल विल ओनली मिस यूज यू। नशे में दोस्त भी मिस यूज ही करते हैं, अब शायद अपनी शराब के लिए, स्नैक्स के लिए, खानों के लिए, काम कराने के लिए। सो अल्टीमेटली आपने अपना घर बचाना है। एक टाइम के बाद आपके पास किसी ने नहीं आना गौरव, या हमारे पास कोई नहीं उसके बाद आया। यू हैव टू सेव योर हाउस।